अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान सईद और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट गाइड। आज के इस व्लॉग में हम रिंग रोड के ऊपर बात करेंगे। रिंग रोड रावलपिंडी इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट में भी और हमारे नेशनल मीडिया पर भी एक हॉट बर्निंग इशू बना हुआ है। इसके बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ आप तक पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी और सोशल मीडिया के ज़रिए भी। तो इसमें से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसमें जो कंट्रोवर्सी बिल्टअप की गई है, इसके बेनिफिशरीज़ कौन है, इसके स्टेक होल्डर्स कौन है और ये कंट्रोवर्सी किस हद तक दुरुस्त है, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। दो पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोवर्सी ज़्यादा जो है एस्टेब्लिश्ड है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आई है, उस पर भी दो पॉइंट्स के ऊपर ज़ोर दिया गया। एक जो है पसवाल रोड का पॉइंट है और जो कि संगजानी और जो हमारा DI खान का रूट है जिसे हकला जंक्शन कहते हैं, हकला जंक्शन और संगजानी की कनेक्टिविटी का जो रिंग रोड का पार्ट है, मरगला रोड संगजानी पे आके टर्मिनेट हो रहा है जो T12 से आ रहा है, उस पॉइंट 3 किलोमीटर का आलमोस्ट पैच है इसके ऊपर। और दूसरा जो एयरपोर्ट के सराउंडिंग में जिसके साथ नोवा सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, बुलेवर्ड सिटी, उस तरफ के एरियाज़ का जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं उनको जो डिस्कस किया गया। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इस व्लॉग में मेरा तज्ज़िया कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म या जर्नलिस्ट का नहीं है। मैं एक रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ और आपको रियल एस्टेट के ऊपर गाहे बगाए एडवाइजेस देता रहता हूँ। तो उस हवाले से इसका प्रोज एंड कॉन्स और इम्पैक्ट्स जो हैं मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इसके किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और दूसरा ये कि जिन सोसाइटीज़ ने अगर इससे बेनिफिट लिया है तो उसके अगेंस्ट वो पे बैक क्या कर रहे हैं, या अगर कोई पॉलिटिकली किसी ने बेनिफिट लेने की कोशिश की है तो उसके अज़ाइम क्या थे। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद हक़ाइक़ के साथ भी आपको हम इंशाल्लाह इसका प्लान देंगे, पुराना प्लान भी और नया प्लान भी, जिसके साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कितने किलोमीटर्स जो है अज़ाफ़ी किए गए और उसकी बजटिंग के हवाले से किसको कितना खसारा या नफ़ा। पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो पसवाल रोड जो जिगजैग का इशू है इसको। तो यहाँ पर तो लैंड माफिया की बात होती है या इस किस्म की किसी पर्सपेक्टिव की बात होती है कि किसी ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले लिया या इस किस्म का। तो ऑन ग्राउंड यहाँ पे जो मैंने तहकीक की है उसके मुताबिक सच इधर जिगजैग देने से या डायरेक्ट अप्रोच देने से कोई भी डायरेक्ट बेनिफिशरी मुझे नहीं मिला है, क्योंकि इधर ऑलरेडी पिछले 30 साल से सोसाइटीज़ प्लान है जिनमें काबिल ज़िक्र सोसाइटीज़ जो हैं AWT, वाबडा टाउन, वेटरन्स कोऑपरेटिव हाउसिंग और दीगर चंद एक छोटी सोसाइटीज़ मौजूद हैं। कुछ लोग इस चीज़ से मंसूब करते हैं कि मल्टी गार्डन B17 और चौधरी मजीद इन्होंने मिल के जो है इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की गई है। तो ये भी मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ, वाज़े करता हूँ कि मल्टी का भी जो मास्टर प्लान है वो आज से 20 साल पहले का जो डिज़ाइन है वही आज है। तो ऐसा मुझे इस पैच में अगर उसके जिगजैग वो रोड हुआ भी है तो डायरेक्ट बेनिफिशरी मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि अगर कुछ रकबा यहाँ पे 3 किलोमीटर का, जैसा कि मैंने आपको पैच बताया है, उस 3 किलोमीटर में अगर रकबा है भी तो वो किसी एक की मलकियत नहीं है, बल्कि चंद कनालों की शक्ल में मुख्तलिफ लोगों का वो रकबा है और जिसमें कोई भी बाअसर या सियासी शख्सियत उसमें से मौजूद नहीं है। तो इसलिए इस पार्ट की तो मैं ज़िम्मेदारी के साथ कैटेगोरिकली ये चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ, जो सुनने वालों को शायद पसंद ना आए, क्योंकि हमारी फितरत ऐसी हो चुकी है कि इल्ज़ाम तराशी और बुरा भला कहना ही हमें सुनना अच्छा लगता है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जो नोवा सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, बुलेवर्ड सिटी या और दीगर जो सोसाइटीज़ हैं उस तरफ हक़ाइक़ ज़रा मुख्तलिफ हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि जुल्फ़ी वखारी भी बेनिफिशरी इसके इस तरह से बनते हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट अटक में रकबा फॉल करता है। तो डिस्ट्रिक्ट अटक का जो रकबा है और इसको कहा जा रहा है कि अटक रिंग रोड को ले जाया गया। अटक डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट का भी रकबा मौजूद है। बेनिफिशरीज़ में इनडायरेक्टली ज़रूर वो आते हैं कि अगर मेरा भी ज़ाती रकबा कहीं पर पड़ा हुआ है और उससे मुझे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की अप्रोच के ऊपर इस तरह के हाईवे मिल जाती है, चाहे वो रिंग रोड है या कोई भी है, तो डेफिनेटली उस रकबे की मालियत में भी इजाफ़ा हो जाएगा। मेरी ये बात करने का मकसद किसी को जस्टिफाई करना हरगिज़ नहीं है और ना ही किसी की वकालत करना है, क्योंकि अगर करप्शन हुई है तो उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के ज़रिए एक तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, उनके हवाले से भी और बाकी के हवाले से भी एक तहकीकाती कमीशन जो मुकर्रर हो चुका है, जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बात यहाँ पर ये आती है कि एज अ रियल एस्टेट एडवाइज़र क्या ये जो इक़दाम किया गया ये दुरुस्त है या गलत? तो इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये दुरुस्त है, क्योंकि एक हुकूमत जो कि आज से काफ़ी साल पहले इसको प्लान करती है, डिज़ाइन करती है और उसके बाद चंद सालों के बाद दोबारा से इसके ऊपर वर्किंग होती है, तो उसका रोड प्लान चेंज कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली उसमें नए बेनिफिशरीज ऐड होते हैं जो अपने बेनिफिट्स को देखते हुए रोड प्लान को चेंज करते हैं। यहाँ पे गुलाम सरवर ख़ान का भी नाम सुनने में आ रहा है कि उनके शेयर्स हैं सोसाइटी में, उनके बेटा जो जुनेद हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है। ज़िगज़ैग जहाँ पे पसवाल की बात होती है तो इसके साथ भी कुछ लोग उनका नाम मंसूब करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर किया है कि सरवर ख़ान साहब की रिहाइश भी संगजानी के एरिया में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने इस किस्म की कोई मोनोपली या कोई बेनिफिट हमें तो अपनी तहकीकात में नज़र नहीं आया। नोवा सिटी के हवाले से ज़रूर उनका सुनने में आ रहा है और कुछ उन 10 सोसाइटीज़ में कुछ सोसाइटीज़ ऐसे भी शामिल कर दी गई हैं जो मेरी या हमारे अदारे की तहकीकात के मुताबिक वो इसके बेनिफिशरीज़ में इंटेंशनली पार्ट नहीं बने। उन्होंने इसमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं की। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो इस सारे गेम में शामिल हैं और वो कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो इसमें शामिल की जा रही हैं। ब्लूवर्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, नोवा सिटी, ये तीनों सोसाइटीज़ जो हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा आम हैं कि ये इसमें शामिल हैं और अभी मैं कोई इस पे फ़ाइनल राय नहीं देना चाहता कि शामिल हैं या नहीं, कि हमारी अपनी तहकीकात चल रही हैं तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको इस पे गाइड करेंगे। रिंग रोड के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं और आए दिन हमें एक नई ख़बर मिलती है और इससे मुतल्लिका महकमे से कोई भी शख्स जो है ट्रांसफ़र होता है या कुछ भी होता है तो फौरी तौर पे इस सारे को इकट्ठा करके रिंग रोड के खाते में डाल दिया जाता है। तो अभी 17 तारीख़ को DG RDA अब्दुस्तार रैसानी साहब को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इसके हवाले से भी उन्हें रिंग रोड से मंसूब किया जा रहा है, जबकि इसकी अभी तक सरकारी सतह पर कहीं पे भी कोई तस्दीक नहीं हुई है। तो मेरे तहकीकाती ज़राए ने मुझे बताया है कि उन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑफिसेस कुछ सील किए थे और RDA के जो बायलास हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की थी, तो उसके अगेंस्ट जो है उनको पनिशमेंट मिली और उनका ट्रांसफ़र करवा दिया गया और बाद में जैसा कि आप सबको पता है कि उनकी भी ट्रांसफ़र को रिंग रोड से मंसूब किया जा रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। रैसानी साहब की अपॉइंटमेंट होती है फरवरी में एज अ DG RDA, तो मुझे उन व्लॉगर्स पे और उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंकर्स के ऊपर हैरत है कि फरवरी तक तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट और स्कैंडल्स और ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है हाईलाइट हो चुकी थी और डेवलप हो चुकी थी,
तो उस शख्स ने आने से पहले ही क्या करप्शन की हुई थी रिंग रोड के ऊपर, जो उसको आते ही जो है रिंग रोड के केस में जो है फारिग कर दिया गया। ये सारे मामलात तो साबका डीसी और उन लोगों ने सारे किए, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल इशू बना। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी ख़बर को सुनने के बाद उसकी थोड़ी सी बुनियादी तहकीक ज़रूर कर ली जाए, ताकि उसके हवाले से मज़ीद आगे आप एक गलत अफवाह को फैलाने के सबब न बने। एज ए रियल एस्टेट एडवाइज़र मैं आपको बताता हूँ कि बेनिफिशरी होता कौन है। ये जब तक आपको समझ नहीं आता कि बेनिफिशरी कौन है, उस वक्त तक रिंग रोड के जितनी भी कंट्रोवर्सी आप सुन रहे हैं इसको सही तरह से आप समझ नहीं सकेंगे। बेनिफिशरी का मतलब ये है कि जिसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया हो, किसी ऐसे डिसीजन को तब्दील करवाया कि जिससे उसका फ़ायदा हुआ, और डेफिनेटली वो एक बाअसर शख्स ही कर सकता है, जिस तरह कि हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल या सोसाइटी के ऑनर्स के हवाले से आजकल नाम आ रहे हैं सोसाइटीज़ के और उनके ऑनर्स के। जब भी कोई हाईवे डेवलप होती है या कोई रिंग रोड या इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें लिमिटेड एक्सेस होती है एक इंटरचेंज के ज़रिए, इंटरचेंज से मुराद ये है कि वो पॉइंट जहाँ से आप उस हाईवे को ज्वाइन कर सकते हैं या एग्ज़िट ले सकते हैं, तो उस पॉइंट के इर्द गिर्द जो रकबा है या सोसाइटीज़ हैं वो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी की लिस्ट में अगर डाला जाए तो उन लोगों को डाला जा सकता है। जब हम इसके रूट की बात करते हैं रिंग रोड की, चाहे वो 26 किलोमीटर बढ़ गया या उसके ऊपर जिगजैग दे दिए गए, तो बेनिफिशरी की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जिगजैग अगर बढ़ता है तो उसमें डायरेक्ट बेनिफिशरी कोई भी नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है कि जब एक हाईवे गुज़रती है इस तरह की, जिसमें आपको लिमिटेड एक्सेस के साथ इंटरचेंज के ज़रिए अप्रोच करना पड़ता है, और अगर वो किसी के रकबे में से गुज़रती है, चाहे वो सोसाइटी है या कोई लोकल प्राइवेट रकबा है, ज़री रकबा है, तो उस सूरत में वो रकबा डी वैल्यू हो जाता है, क्योंकि वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जब मोटरवे M1, M2, M3 वगैरह की जब तमीर हुई तो हमने इस तरह के बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि पहले वो सारा एरिया जो है बहुत ज़्यादा कीमती था, लेकिन मोटरवे के गुज़रने के बाद एक साइड बहुत कीमती हो गई और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई, या दोनों साइडें ही उसके इंटरसेक्ट करने की वजह से फ्लॉप हो गई। अगर रकबे के हवाले से देखें कि ये मिथ भी है कि जनाब उसमें जब रिंग रोड आया तो उसमें से रिंग रोड गुज़रा रकबे में से तो कीमतें जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई, और इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हम सुनते हैं अक्सर, तो वो तो जो लिमिटेड एरिया है उसकी वैल्यू अप हो जाती है। एक स्टैंडर्ड रेट के ऊपर गवर्नमेंट उसको बाय करती है, दाएं बाएं के रकबे के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मज़ीद डीवैल्यू हो जाता है क्योंकि वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में। जबकि इंटरचेंज के करीब जो मुल्का रकबा होता है उसकी प्राइस और वैल्यू ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो रिंग रोड के केस में ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बेनिफिशरी लिस्ट है उसमें जिसके पास इंटरचेंज की एक्सेस मिली है उसको ज़्यादा टारगेट किया जाए और उससे इन्वेस्टिगेशंस की जाएँ। ये मेरी हुकूमत के अहदेदारों से भी अपील है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और किसी ऐसे शख्स को या ऐसी सोसाइटी को भी इसमें रगड़ा ना लगाएं जो इसका हिस्सा नहीं है।